हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं पुष्यभूति वंश का इतिहास, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सम्राट हर्षवर्धन और उनके साम्राज्य के बारे में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ तो वहां पर भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं सम्राट हर्षवर्धन के बारे में। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। पुष्यभूति वंश के ऐतिहासिक स्रोत। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे ऐतिहासिक स्रोतों की। यहाँ पर कहने का मतलब है कि पुष्यभूति वंश के ऐतिहासिक स्रोत, इसका मतलब है कि कौन कौन से ग्रंथों में पुष्यभूति वंश का इतिहास मिलता है। तो सबसे पहले वो देखते हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए हर्षचरित ग्रंथ में पुष्यभूति वंश का इतिहास मिलता है। देखिए, बहुत बार मैं हर्षचरित ग्रंथ की चर्चा कर चुका हूं, तो इस ग्रंथ में पुष्यभूति वंश का इतिहास मिलता है। और इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चीनी यात्री वेनसोंग के लेखों में हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती है। देखिए, वेनसोंग का नाम सभी लोग जानते हैं जिन जिन लोगों ने इतिहास को पढ़ा है। वेनसोंग जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत घूमने के लिए आया था। तो वेनसोंग के जो लेख हैं उनमें भी हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर इसको याद रखना है आपको। अब यहां से पढ़ते हैं सम्राट हर्षवर्धन के बारे में। सम्राट हर्ष प्रभाकर वर्धन के पुत्र और राजवर्धन के उत्तराधिकारी थे। तो सबसे पहले यहां पर समझ लेते हैं, सम्राट हर्ष प्रभाकर वर्धन के छोटे वाले पुत्र थे और राजवर्धन के उत्तराधिकारी थे, क्योंकि राजवर्धन हर्षवर्धन के बड़े भाई थे। सम्राट हर्ष की माता का नाम यशोमती था। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि यशोमती नाम सम्राट हर्ष की माता का था। सम्राट हर्ष का जन्म 590 ईस्वी में पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर में हुआ था। तो यहाँ पे 590 ईस्वी में सम्राट हर्ष का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? थानेश्वर में हुआ था। और थानेश्वर कहाँ पे है? आधुनिक हरियाणा में। सम्राट हर्ष ने 606 ईस्वी में राज सिंहासन प्राप्त किया था। तो यहाँ पर 606 ईस्वी में क्या किया था? राज सिंहासन प्राप्त किया था। किसने? सम्राट हर्ष ने। सम्राट हर्ष का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो यहाँ पर इनके शासनकाल को ध्यान रखें कि 606 से 647 ईस्वी के मध्य में माना जाता है शासनकाल सम्राट हर्ष का। तो यहाँ पे जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बनाई थी, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। सम्राट हर्ष ने परम भट्टारक, परमेश्वर, परम देवता, सकलोत्तर पथनाथ और महाराजाधिराज जैसी प्रख्यात उपाधियां धारण की थी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सम्राट हर्ष ने परम भट्टारक, परमेश्वर, परम देवता, सकलोत्तर पथनाथ और महाराजाधिराज इतनी उपाधियां धारण की थी। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। सम्राट हर्ष ने वल्लभी के राजा ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया था, परंतु उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर बाद में उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। ये वल्लभी कहाँ है? वल्लभी गुजरात में है। तो वल्लभी के उस समय के जो राजा थे ध्रुवसेन द्वितीय, उनको तो पराजित कर दिया था, लेकिन उनकी बहादुरी से वो प्रभावित हुए राजा हर्ष, तो उन्होंने बाद में अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन द्वितीय से कर दिया था। तो यहाँ पर जितना मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। सम्राट हर्ष बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि सम्राट हर्ष शुरुआत में शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि सम्राट हर्ष शुरुआत से ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।
कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि चीनी यात्री ह्वेनसोंग के मिलने के बाद सम्राट हर्ष ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सम्राट हर्ष ने कुछ ग्रंथों की रचना की है, आप उनको पढ़िए, जैसे कि प्रियदर्शिका, नागनंदा, रत्नावली। ये किसने लिखे थे? सम्राट हर्ष ने ही लिखे थे। आप अगर इनका अध्ययन करें तो पता चलता है कि सम्राट हर्ष के पूर्वज भी बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे। तो इसीलिए ये कह सकते हो कि सम्राट हर्ष शुरुआत से ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। परंतु सम्राट हर्ष बौद्ध धर्म के अलावा भगवान शिव की भी पूजा करते थे, सूर्य की भी पूजा करते थे। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्राट हर्ष एक सहिष्णु राजा थे, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले राजा थे, लेकिन उनका जो मूल धर्म था वो बौद्ध धर्म था। ये यहाँ पे आपको समझना होगा। सम्राट हर्ष ने असम के राजा भास्कर वर्मा के साथ मिलकर बंगाल के गौड़ राजा शशांक के पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया था। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। पहले तो हर्ष ने शशांक को बहुत हराने की कोशिश की, लेकिन नहीं हरा पाए। इसके बाद असम के जो राजा थे उस समय, इनका नाम था भास्कर वर्मा। भास्कर वर्मा के साथ मिलकर हर्ष ने क्या किया कि शशांक के पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया था, पूरे साम्राज्य को खत्म ही कर दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। कर्नाटक के ऐहोल मैगुती अभिलेख के अनुसार सम्राट हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध किया था, परंतु पराजय का सामना करना पड़ा था। तो देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, चलिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऐहोल मैगुती अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ है कि सम्राट हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में एक युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई थी और सम्राट हर्ष की हार हुई थी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये ऐहोल मैगुती अभिलेख कहाँ है? कर्नाटक में है। सम्राट हर्ष के शासनकाल में कन्नौज बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, इसीलिए उसे महोदय नगर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जितना ये मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, इसको आपको याद रखना है बस। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसोंग सम्राट हर्ष के शासनकाल में ही भारत भ्रमण के लिए आए थे। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आए थे? सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आए थे ह्वेनसोंग 629 ईस्वी में। 629 से 645 ईस्वी तक वो भारत में रहे थे। कहीं कहीं 644 भी लिखा हुआ है, यानी कि 15 वर्ष तक वो भारत में रहे थे और बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ह्वेनसोंग भारत आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आज जो जानकारी मिलती है वो ह्वेनसोंग के लेखों से ही प्राप्त होती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। 643 ईस्वी में सम्राट हर्ष के द्वारा कन्नौज में एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें 20 सामंत, 3000 बौद्ध साधु, 3000 जैन साधु, 1000 नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक और 500 ब्राह्मणों को बुलाया गया था और इस सभा की अध्यक्षता ह्वेनसोंग के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 643 ईस्वी में क्या हुआ था कि सम्राट हर्ष ने कन्नौज में एक धार्मिक सभा बुलाई थी, बहुत विशाल धार्मिक सभा थी और इस सभा में 20 सामंत का मतलब है कि सम्राट हर्ष के नीचे जितने भी राजा थे उन सभी को बुलाया था। इनकी संख्या थी 20। 3000 बौद्ध साधुओं को बुलाया था, 3000 जैन साधुओं को बुलाया था, 1000 नालंदा विश्वविद्यालय के जो शिक्षक थे उनको बुलाया था, 500 ब्राह्मणों को बुलाया था और इस सभा की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? ह्वेनसोंग ने की थी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है, चलिए मैं अब वो आपको सुना देता हूँ। कहानी ये है कि ये धार्मिक सभा क्यों बुलाई गई थी। देखिए ये धार्मिक सभा बुलाई गई थी वाद विवाद के लिए। इसमें जितने धर्म थे उस समय प्रचलित, उस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म प्रचलित था। तो तीनों धर्मों के बड़े बड़े साधु और बड़े बड़े जो विद्वान थे उन सभी को बुलाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इस सभा का अध्यक्ष कौन बने, इस पे प्रश्न उठा।
तो हर्ष ने कहा था उस समय कि अध्यक्ष वही बनेगा जिसे कोई भी विद्वान हरा ना सके। तो वहां पे वाद विवाद हुआ और उसमें हुएनसोंग जीत गया था। जब हुएनसोंग जीत गया तो इसी को अध्यक्ष बना दिया था, लेकिन कुछ ब्राह्मणों ने बड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये तो हम ब्राह्मणों का अपमान है, और इसमें बड़ा दंगा हो गया था। ब्राह्मणों ने क्या किया था कि हुएनसोंग के पंडाल में आग लगा दी थी, उसे मारने की कोशिश की गई थी। इसी पर सम्राट हर्ष ने क्या किया था कि 500 ब्राह्मणों को अपने देश से बाहर निकाल दिया था। तो यहाँ पे एक छोटी सी ये कहानी थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, इसीलिए मैंने आपको ये बताई। तो यहाँ पर आपको ये जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। 644 ईस्वी में सम्राट हर्ष के द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयाग में एक विशाल महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया था, और इस सभा का आयोजन प्रति 6 वर्ष में एक बार किया जाता था। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। 644 ईस्वी 644 में क्या हुआ था कि सम्राट हर्ष ने प्रयाग का पूर्ववर्ती नाम इलाहाबाद था। देखिए इलाहाबाद तो ये बीच में हो गया था, लेकिन वास्तविक जो नाम था बहुत प्राचीन वो प्रयाग ही था। तो प्रयाग में भी एक महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया था सम्राट हर्ष के द्वारा 644 ईस्वी में, और हर 6 वर्ष में ये आयोजन किया जाता था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसमें क्यों किया गया था ये आयोजन? देखिए इसमें हर्ष ने क्या किया था कि जो भी धार्मिक सभा में जो लोग आए थे, जो धार्मिक सभा कन्नौज में हुई थी उसमें जो लोग आए थे तो उनको ही यहाँ पे बुलाया गया था, और उनसे कहा गया था कि आप पहले जाइए गंगा नदी में स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद आइए, फिर सभी को उपहार या दान में कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो सभी को यहाँ पे बड़ा सा दान दिया गया था, इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने इसे दान सभा भी लिखा हुआ है। और इसी के बाद यहीं से 644 में ये जब आयोजन हुआ महामोक्ष परिषद का, इसी के बाद हुएनसोंग ने अपने देश के लिए यात्रा की थी, यानी कि वो वापस अपने देश चला गया था। महामोक्ष परिषद के आयोजन के बाद वो बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि हर्ष ने उसको बहुत अच्छे से रखा हुआ था, और उसके साथ हर्ष ने कुछ सिपाही भी भेजे थे ताकि उसे सुरक्षित सीमा तक छोड़ के आए, क्योंकि उसे डर था हुएनसोंग को कि भारत में कोई ना कोई मेरी हत्या कर देगा। क्योंकि जब पंडाल में आग लगा दी गई थी तो वो बहुत डर गया था, इसीलिए उसके साथ अपने कुछ सिपाही भेजे थे जो कि उसे सुरक्षित सीमा तक छोड़ के आए थे। तो यहाँ पर जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। सम्राट हर्ष के द्वारा लिखे गए ग्रंथों के अनुसार उनके शासनकाल में 3 प्रमुख धर्म थे। प्रथम बौद्ध धर्म, द्वितीय जैन धर्म और तृतीय ब्राह्मण धर्म। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सम्राट हर्ष के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके अनुसार अगर देखा जाए तो ऐसा लिखा हुआ है उनमें कि सम्राट हर्ष के पूरे साम्राज्य में सबसे अधिक बौद्ध धर्म को मानने वालों की जनसंख्या थी, दूसरे पे जैन धर्म को मानने वालों की जनसंख्या थी, और तीसरे पर ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। तो यहाँ पर ये कहाँ ये जानकारी मिलती है? ये सम्राट हर्ष के द्वारा लिखे गए ग्रंथों में ये जानकारी मिलती है। सम्राट हर्ष के शासनकाल में शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध विहार और गुरुकुल में जाना पड़ता था, और उच्च शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में जाना पड़ता था। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि प्रारंभिक शिक्षा जो बच्चों को उस समय दी जाती थी वो या तो बौद्ध विहार में दी जाती थी या फिर गुरुकुल में दी जाती थी। अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसके लिए उस समय प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। तो यही यहाँ पे कहा गया है। सम्राट हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांव दान में दिए थे, जिससे सभी छात्र मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकें। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में सभी छात्रों को, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, उसे मुफ्त में शिक्षा और खाना प्रदान किया जाता था। और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र रहते थे, क्योंकि इसकी जानकारी हुएनसोंग ने अपने लेखों में दी है। और नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एक चौकीदार होता था जो कि गेट पर खड़ा रहता था।
चौकीदार इंटरव्यू लेता था प्रत्येक छात्र का। अगर आप उसमें पास हो गए तभी आपको अंदर जाने की अनुमति है, अन्यथा नहीं है। ह्वेनसोंग अपने लेखों में लिखता है कि मात्र 10% छात्र ही पास हो पाते थे और सबके सब फेल हो जाते थे इंटरव्यू में, और इंटरव्यू चौकीदार लेता था जो कि गेट पर खड़ा होता था। तो ये किसने लिखा है? ह्वेनसोंग ने अपने लेखों में लिखा है। सम्राट हर्ष के दरबार में वाणभट्ट, मयूर, हरिदत्त, जयसेन, मातंग और दिवाकर मित्र रहते थे। तो आपको यहाँ पे याद किसको रखना है? केवल बाणभट्ट को याद रखना है। वैसे तो मैंने ये हाईलाइट सभी किए हुए हैं, लेकिन आपको बाणभट्ट को याद रखना है क्योंकि बाणभट्ट ने ही हर्षचरित ग्रंथ की रचना की थी, जो कि हर्षवर्धन की जीवनी है। तो इनको यहाँ पे याद रखना है, बाणभट्ट को। सम्राट हर्ष स्वयं एक विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत में रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा नामक ग्रंथों की रचना की थी। तो किसमें की थी? यहाँ पर की थी संस्कृत भाषा में की थी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित की रचना वाणभट्ट के द्वारा की गई है, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर हर्षचरित किसकी जीवनी है? हर्षवर्धन की जीवनी है। सम्राट हर्ष के शासनकाल में प्रदेश को भुक्ति कहा जाता था और उसके प्रमुख को उपरिक महाराज कहा जाता था। प्रदेश को क्या कहा जाता था? भुक्ति, और भुक्ति के जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा जाता था? उपरिक महाराज कहा जाता था हर्षवर्धन के शासनकाल में। सम्राट हर्ष के शासनकाल में किसानों से उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में किसानों से उपज का 1/6, जो कि मेरे हिसाब से सबसे कम लिया जाता था, क्योंकि इतना कम किसी के शासनकाल में नहीं लिया गया। लेकिन यहाँ पर सम्राट हर्ष के शासनकाल में 1/6 लिया जाता है, और इसकी जानकारी किसने दी है? इसकी जानकारी ह्वेनसोंग के लेखों में दी गई है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपको इसको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो एक बार समझ में ना आया हो तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।